नमस्कार। कार्नेगी इंडिया द्वारा आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2023 तथा इसके सभी स्टेक होल्डर्स को मैं इस समिट के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे सही बताऊं तो इस समिट के माध्यम से मैं खुद आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए इच्छुक था। हालांकि संसद के सत्र के शुरू होने के बाद की तमाम व्यस्तताओं के चलते तथा कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ सका। इसलिए मैं आप लोगों से फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली मुखातिब हो रहा हूँ। साथियों, यह भी एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में आपसे मेरी बातचीत टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रही है और मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में टेक्नोलॉजी के महत्व को दर्शाता है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच न होकर भी आप लोगों के बीच में हूँ। जिस समय इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, यानी जिस समय मैं वर्चुअली आपके बीच में हूँ, उस समय फिजिकली मैं कहीं और हूँ। हो सकता है मैं इस समय किसी से मिल रहा हूँ, या मैं संसद के सत्र में बैठा हूँ, या फिर हो सकता है मैं कहीं और व्यस्त हूँ। तो आप देखिए कि एक ही व्यक्ति इस समय दो अलग अलग जगहों पर अपना काम कर रहा है। एक जगह जहाँ मैं वास्तव में हूँ और एक जगह जहाँ यह मेरा वीडियो संदेश चल रहा है। ऐसा भी संभव हो सकता था कि इस कार्यक्रम के अलावा कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो मैं वहाँ भी वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता। ऐसे 2, 4, 5 या 10 जगह और भी वीडियो संदेश के माध्यम से मैं उपस्थित हो सकता था। तो आप देखिए कि किस तरह से एक अकेले आदमी को टेक्नोलॉजी ने कई अलग अलग रूपों में प्रदर्शित कर दिया। इसलिए साथियों, मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी एक एक्सेस मल्टीप्लायर भी है, रीच मल्टीप्लायर भी है और फोर्स मल्टीप्लायर भी है। आप इसका उदाहरण ई लर्निंग में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन माध्यमों से एक शिक्षक एक स्थान पर उपस्थित होकर देश दुनिया के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित छात्रों को शिक्षा देता है। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश के बड़े बड़े शहरों में बैठा हुआ डॉक्टर देश के सुदूर कोने में बैठे किसी मरीज का इलाज ऑनलाइन मीडियम से कर रहा है। कई बार तो ऐसे भी अवसर आते हैं जहां किसी कारणवश यदि डॉक्टर न पहुंच पाए तो डॉक्टर्स ऑनलाइन माध्यम से मरीज के ऑपरेशंस तक को अपनी गाइडेंस प्रदान करते हैं। साथियों, आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पर टेक्नोलॉजी की पहुंच न हो और उसने मानव का जीवन आसान न किया हो। एजुकेशन और हेल्थ जैसे प्रोमिनेंट सेक्टर्स के अलावा पब्लिक सर्विस और बैंकिंग जैसे अन्य सेक्टर्स में भी टेक्नोलॉजी हमारी क्षमता में वृद्धि कर रही है। यदि मैं देश के रक्षा मंत्री होने के नाते स्पेसिफिकली रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूं तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टेक्नोलॉजी रक्षा क्षेत्र में भी एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रही है। वर्तमान समय में जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां हम अपने आसपास देख रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल डिफेंस सेक्टर में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप हालिया वैश्विक परिदृश्य पर अपनी दृष्टि डालें तो विगत 1-2 वर्षों में जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वह रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की बात हो या फिर इजराइल हमास संघर्ष की, इन दोनों ही संघर्षों में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने एक गेम चेंजर की भूमिका निभाई है, वह किसी से छिपा नहीं है। सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम्स, ड्रोन्स, गाइडेड मिसाइल्स और राडार जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से युद्ध के परिदृश्य को बदला है, उसे हम सब देख रहे हैं। यदि मैं कहूं कि वारफेयर में टेक्नोलॉजी नामक एक नया वैरियर जुड़ गया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ने दिखाया है कि फोर्सेस की रीच को कैसे बढ़ाया जाए तथा हथियारों की लिथैलिटी को, यानी उसकी मारक क्षमता को कैसे अपग्रेड किया जाए।
टेक्नोलॉजी न सिर्फ दुश्मन के ऊपर हावी होने में हमारी सहायता करती है, बल्कि अपने सैनिकों और सिविलियंस की सुरक्षा करने में भी हमारे लिए सहायक होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम वैश्विक स्तर पर चल रही घटनाओं और उसके अनुभव से सीखें। साथियों, अनुभव एक बड़ा ही अनोखा शिक्षक है। अंग्रेजी में एक कथन है कि एक्सपीरियंस इज द हार्डेस्ट काइंड ऑफ टीचर, इट गिव्स यू द टेस्ट फर्स्ट एंड द लेसन आफ्टरवर्ड। सामान्य तौर पर आप देखें तो यदि आप किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको पहले सबक सिखाया जाता है, फिर उस सबक के ऊपर आपकी परीक्षा ली जाती है कि आपने उस सबक को कितना सीखा और कहाँ तक उसे आत्मसात कर पाए। लेकिन जीवन का सिद्धांत इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। अनुभव की पाठशाला में जिंदगी पहले परीक्षा लेती है, तब उसका सबक हमें मिलता है। निश्चित बात है कि यदि आप परीक्षा के लिए पहले से तैयार नहीं हैं तो आपको जो सबक मिलेगा उसके लिए आपको बदले में बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आपको कम कीमत पर सबक सीखना है, अनुभव प्राप्त करना है, तो आप दूसरों के अनुभवों से सीखें। दूसरों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसे देखते हुए उन घटनाओं से सबक सीखा जाए और उस अनुभव को आत्मसात किया जाए। और वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं वहाँ से हमें यही अनुभव हासिल होता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को और अधिक से अधिक एडवांस्ड बनाएं। साथियों, वर्तमान में ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भूमिका को स्वीकार करते हुए हमें इसे अपने डिफेंस सेक्टर में बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और चूंकि हम फ्यूचर ओरिएंटेड हैं तो हमारा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्वांटम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक जाना चाहिए। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में पहले से जो सोल्जर्स, सेलर्स और एयर वॉरियर्स थे, उस आर्म्ड फोर्सेस में अब चौथे साथी के रूप में टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी है। इसलिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्सेस के रूप में तब्दील होना होगा। निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं यहाँ एक और बात का जिक्र आपसे करना चाहूँगा कि यदि हम डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें आइसोलेटेड वे में काम करने से बचना होगा। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी कोई आइलैंड नहीं है कि सिर्फ यही एक सेक्टर आगे बढ़ेगा और बाकी सेक्टर अछूते रहेंगे। हमें डिफेंस सेक्टर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यदि बढ़ावा देना है तो हमें सिविलियन टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही फोकस करना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो और हमारी सिविलियन टेक्नोलॉजी पीछे रहे। ठीक यही बात इसके विपरीत भी कही जा सकती है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारी सिविलियन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पीछे हो। मैं समझता हूँ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यह सब तभी संभव होता है जब देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और मैं इस पर भी अपनी एक दो बातें आपसे करना चाहूँगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वह है फंडिंग को बढ़ावा देना। इसलिए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश को बढ़ाया जाए। और जब मैं निवेश को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो यह सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। यदि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक साथ आकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे वह सिविलियन टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, दोनों ही क्षेत्रों में हम बेहद तेज गति से आगे बढ़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कोलैबोरेशन की है। वह कोलैबोरेशन साइंटिस्ट, एकेडमिया तथा कॉरपोरेट सेक्टर एवं गवर्नमेंट की इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब के बीच भी होना चाहिए। हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।
इसके अतिरिक्त जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें नॉलेज शेयरिंग एवं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पर भी फोकस करना ही होगा। यदि हम कोई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं तो उसकी नॉलेज शेयरिंग एवं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हम किस तरीके से करें, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा तथा किस तरह से जर्नल्स पब्लिश होंगे, किस तरह से पेटेंट्स दायर किए जाएंगे तथा जब पेटेंट्स हासिल होते हैं तो उन पेटेंट्स को इन्फ्रिंजमेंट से बचाने के लिए उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा। इसके अतिरिक्त हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एवं नॉलेज शेयरिंग को बैलेंस करते हुए किस तरह से वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाते हैं, इन सब पर भी हमें एक कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार का उद्देश्य इंडियन इकॉनमी को टेक्नोलॉजी पर आधारित नॉलेज इकॉनमी में ट्रांसफॉर्म करना है। यदि हम यह कर पाते हैं तो हम न केवल अपनी इकॉनमी को सबसे बड़ी इकॉनमी बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे, बल्कि एक बेहतर विश्व और बेहतर मानव समाज के निर्माण की ओर हम अग्रसर होंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूँगा और वह है हमारा इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ना। यानी हमें टेक्नोलॉजी पर काम तो करना ही है, पर ऐसा न हो कि टेक्नोलॉजी किसी खास समाज या राष्ट्र की बपौती बनकर रह जाए। ऐसा न हो कि टेक्नोलॉजी पर किसी एक पावर की मोनोपोली बन जाए। हमारा देश हमेशा से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के दर्शन पर आधारित ज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहा है। ऐसे में हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम नई टेक्नोलॉजी का विकास तो करें ही, साथ ही वह टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक नेचर वाली हो, इसका भी प्रयास करें। मुझे मालूम है कि इन सब चीज़ों का महत्व आप समझते हैं, इसलिए आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके विचार विमर्श से बदली दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेकर नए दृष्टिकोण सामने आएंगे। मेरी कामना है कि आप सबके विचारों का यह समुद्र मंथन सफल हो और इस समुद्र मंथन से जो अमृत निकले उससे न सिर्फ हमारा देश बल्कि समस्त विश्व लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।